हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मानव शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी नाखून, ऑप्शन सी दांत और ऑप्शन डी बाल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गोरखपुर चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक और रेस्क्यू सेंटर, 18 करोड़ रुपए की लागत। 2 दिन पहले सीएम योगी ने किया था पहले का उद्घाटन। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक और रेस्क्यू सेंटर जल्द ही तैयार होने जा रहा है। करीब 1.25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस सेंटर का उद्देश्य हाथियों की बेहतर देखभाल और बढ़ती हुई संख्या को समायोजित करना है। राजकीय निर्माण निगम इसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है। पहले चरण में 12 करोड़ रुपए की लागत से एक रेस्क्यू सेंटर तैयार किया गया था, जहां हाथी गंगा प्रसाद को शिफ्ट किया गया। अब दूसरे रेस्क्यू सेंटर के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस सेंटर में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिनमें 2 नाइट सेल, कीपर हाउस और फीडिंग प्लेटफॉर्म, फूड स्टोरेज, स्नानघर और हाथियों के खेलने के लिए तालाब शामिल है। महाकुंभ अग्निकांड को लेकर 1000 संदिग्ध एनआईए एटीएस के रडार पर। इनमें 90% गैर हिंदू, 10 हिरासत में, 117 से पूछताछ। खालिस्तानी आतंकवादियों ने ली थी जिम्मेदारी। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ मेले में 19 जनवरी को लगी आग की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स यानी KZF ने ली है। इसके बाद यूपी एटीएस और एनआईए अलर्ट हो गई है। अब एजेंसियां अग्निकांड में आतंकवादी कनेक्शन तलाश रही हैं। एजेंसियों ने 1000 संदिग्ध लोगों का मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट ट्रेस किया है और सबको नोटिस भी भेजा है। इनमें से 117 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। ये सभी घटना के वक्त महाकुंभ के आसपास ही मौजूद थे और इनमें से 90% लोग गैर हिंदू समुदाय के हैं। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने वाराणसी से 10 लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। इसके अलावा एटीएस ने मेला क्षेत्र के 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। इन फुटेज को फिल्टर किया गया है और इसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दिए हैं, जिनकी शिनाख्त के लिए 8 टीमों को लगाया गया है। एटीएस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार जैसे कई राज्यों की पुलिस को संदिग्धों के इनपुट भेजे हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत पर जज बटे, अब 3 जज की बेंच सुनवाई करेगी। एआईएमआईएम कैंडिडेट ने दिल्ली चुनाव के लिए बेल मांगी। दिल्ली दंगों के आरोपी और विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम कैंडिडेट ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच में सहमति नहीं बन सकी है। बुधवार को हुई सुनवाई में जस्टिस हसानुद्दीन अमानतुल्लाह ताहिर ने यहां जमानत देने के पक्ष में थे, जबकि जस्टिस पंकज मित्तल ने याचिका खारिज कर दी। सीजेआई संजीव खन्ना 3 जज की नई बेंच बनाएंगे। जस्टिस मित्तल ने कहा कि अगर चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत देने से भानुमति का पिटारा खुल जाएगा। पूरे साल चुनाव होते हैं, हर कैदी दलील लेकर आएगा कि उसे चुनाव लड़ने के लिए जमानत दी जाए। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह ने कहा कि आरोपी मार्च 2020 से जेल में है, उसे प्रचार के लिए जमानत देनी चाहिए। यह जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है, इसकी रोज सुनवाई की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट डॉक्टर रेप मर्डर के दोषी विक्टिम फैमिली को सुनेगा। सीबीआई ने कहा, फांसी के लिए अपील हमारा अधिकार, राज्य सरकार का नहीं। आर्जिकर रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय की सजा के खिलाफ बंगाल सरकार की अपील पर फैसला करने से पहले कलकत्ता हाईकोर्ट दोषी संजय, पीड़ित परिवार और सीबीआई को सुनेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने कहा कि बंगाल सरकार की याचिका मंजूर करने से पहले हम इन पक्षों की बात सुनेंगे। सुनवाई 17 फरवरी को होगी। बंगाल सरकार ने अपील में कहा था कि संजय रॉय ने जो अपराध किया है उसके लिए उम्र कैद पर्याप्त नहीं है, उसे फांसी दी जानी चाहिए। सियालदह कोर्ट ने 20 जनवरी को संजय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस अनिर्बान दास ने कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई है। अखिलेश यादव बोले, महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करना गलत। डिप्टी सीएम ने कहा, गंगा मैया सद्बुद्धि दे। भाग्यश्री बोली, मैं भी स्नान करूंगी। यूपी सरकार की महाकुंभ में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें धार्मिक सर्किट बनाने से लेकर 2 करोड़ छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने पर मुहर लगी है। वहीं मंत्रिपरिषद बैठक पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, कुंभ में मंत्रिपरिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। कहा कि अखिलेश जी पूरी तरह से सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आने वाले दिनों में सनातन के खिलाफ बोलने पर उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गंगा मैया अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे।
पीएम मोदी बोले, हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, वे कहते हैं फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है फिर खाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि दिल्ली की जनता आपदा का खेल जान गई है, उनकी पोल खुल गई है। भाजपा की जीत पक्की करने के लिए दिल्ली की जनता निकल पड़ी है। हार के डर से आपदा वाले रोज रोज नई घोषणाएं करते हैं। वे नारे लगाते हुए कहते हैं कि फिर आएंगे, लेकिन जनता कहती है फिर खाएंगे। उन्होंने नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना है। ठंड कितनी भी हो, हमें सुबह से ही मतदान की तीव्रता को पहुंचाना है। दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने संकट में डाला हुआ है। दिल्ली को आपदा से मुक्त कराना है। ऐसा होगा तभी दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प सिद्ध होगा। यूरिन के रास्ते पत्थर डालेंगे और फिर 24 घंटे बाद उसको निकाल देंगे। आयुष्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा एक्सपोज। बिना बीमारी हो रहा मरीजों का ऑपरेशन। यूपी बिहार के अस्पताल एक्सपोज। यूपी बिहार के अस्पतालों में बिना बीमारी के ही मरीजों की सर्जरी कर दी जा रही है। ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनके पास आयुष्मान कार्ड है। मरीजों को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए छोटे हेल्थ सेंटर से लेकर बड़े अस्पतालों तक के बीच नेक्सस बना हुआ है। यूपी बिहार बॉर्डर से सटे हुए जिलों में दलालों का पूरा नेटवर्क एक्टिव है। बॉर्डर के नजदीक रहने वाले बिहार के मरीजों को इलाज के लिए यूपी के गोरखपुर तक ले जाया जा रहा है। आयुष्मान भारत के इस बड़े नेक्सस को एक्सपोज भास्कर की टीम ने किया है। केजरीवाल बोले, मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार। केंद्र सरकार इनकम टैक्स की छूट 10 लाख रुपए करे। स्वास्थ्य शिक्षा का बजट बढ़ाए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। एक्स पर शेयर एक वीडियो में उन्होंने कहा कि केंद्र में एक के बाद एक सरकारें आई, लेकिन किसी ने मिडिल क्लास के लिए कुछ काम नहीं किया है। सभी ने मिडिल क्लास को डराकर दबाकर रखा है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है तो टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। मिडिल क्लास सरकार का एटीएम बनकर रह गया है। आज पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। वीडियो में केजरीवाल ने कहा कि वे और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे सांसद मिडिल क्लास के लिए 7 मांग करेंगे और इन मांगों में इनकम टैक्स की छूट 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और शिक्षा स्वास्थ्य का बजट बढ़ाने की मांग शामिल है। सोना पहली बार 80,000 रुपए के पार पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 80,194 रुपए हुई। जून तक 85,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सोना 22 तारीख को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रुपए बढ़कर 80,194 रुपए पर हो गया है और इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 79,453 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोना ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई है और ये 715 रुपए बढ़कर 91,248 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 90,533 रुपए पर थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 566 अंक चढ़कर 76,404 पर हुआ बंद। निफ्टी में भी 130 अंक की बढ़त रही। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में रही तेजी। शेयर बाजार में 22 जनवरी को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 566 अंक की तेजी के साथ 76,404 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 130 अंकों की तेजी रही और ये 23,155 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। आईटी, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़त रही। वहीं मेटल और एनर्जी स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। यूक्रेन जंग पर ट्रंप की पुतिन को चेतावनी। कहा, बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए तो रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे। बोले, हर समय मिलने को तैयार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन जंग पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि वे हर समय पुतिन से बातचीत और व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए तैयार हैं। मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में जंग कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ भयंकर स्थिति है और लाखों लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका में एक सक्षम राष्ट्रपति होता तो ये जंग कभी नहीं होती। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कभी नहीं होता। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में रूस ने यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी।
यूक्रेन को अमेरिका से होने वाली हथियारों की सप्लाई पर ट्रंप ने कहा कि वो इसकी समीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने बताया कि वो यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और जल्द ही पुतिन से भी वो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर अमेरिका की तुलना में यूक्रेन को कम वित्तीय सहायता देने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि हम यूक्रेन को 200 अरब डॉलर दे रहे हैं, यूरोप को हमसे ज्यादा खतरा है, फिर वे कम मदद दे रहे हैं। ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का विरोध, 22 राज्य कोर्ट पहुंचे। हर साल 1,50,000 नवजातों को नहीं मिलेगी अब सिटीजनशिप। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश का अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है। 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने को कहा है। ट्रंप के इस आदेश के बाद अवैध प्रवासियों या वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिल पाएगी जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है। ट्रंप ने इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप का ये आदेश अमेरिकी बच्चों को मिलने वाले जन्मजात नागरिकता के अधिकार को चुनौती देता है, जिससे हर साल 1.5 लाख नवजातों को नागरिकता पर संकट आ जाएगा। पाकिस्तान में पतंग उड़ाने पर 5 साल की जेल, पंजाब विधानसभा ने लगाया बैन, 6 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इसे लेकर पंजाब विधानसभा ने एक बिल भी पास किया है। पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की जेल या 20 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए यानी 6 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल भी हो सकती है। बिल में पतंग बनाने वाले और इसे बेचने वाले के लिए भी कठोर सजा का ऐलान किया गया है। इन्हें 5 से 7 साल की जेल या 50 लाख रुपए जुर्माने या दोनों हो सकते हैं। जुर्माना न भरने पर 2 साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। बता दें कि इस कानून में नाबालिगों के लिए सजा का प्रावधान अलग से किया गया है। नाबालिगों को पहली बार अपराध करने पर 50,000 रुपए, दूसरी बार में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार अपराध करने पर 2018 के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में डर पैदा करने के लिए इतनी ज्यादा सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये कानून हर तरह के धागे से बनी पतंग पर लागू होता है और पिछले साल अगस्त में पंजाब सरकार ने पतंग बनाने, उड़ाने और बेचने को गैर जमानती अपराध घोषित किया था। बिल में कहा गया है कि पतंगबाजी के दौरान नुकीले मांझे के इस्तेमाल से कई जानलेवा हादसे होते हैं और ये प्रतिबंध लाहौर के अलावा अन्य शहरों में भी लागू कर दिया गया है। ये कानून बसंत उत्सव से पहले पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक जारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हिंदू पक्ष बोला सर्वे जरूरी, तथ्य सामने आएंगे। मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। दरअसल 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार करते हुए परिसर का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और 16 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाई और अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। पीठ ने कहा कि वह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के खिलाफ ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। लुधियाना में आम आदमी पार्टी क्लिनिक का नाम बदला, अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाना जाएगा। बोर्ड लगाए, सीएम मान की फोटो हटाई। पंजाब में शहरी क्षेत्रों में 242 आम आदमी क्लिनिक और 2889 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 2403 सब सेंटर और 266 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इन केंद्रों के नाम बदलने शुरू कर दिए हैं। लुधियाना में 94 में से 65 आम आदमी क्लिनिक अब आयुष्मान आरोग्य केंद्र के नाम से जाने जाएंगे। इन क्लिनिकों पर नए बोर्ड लगाए गए हैं और इन क्लिनिकों से सीएम भगवंत मान की फोटो भी हटा दी गई है। केंद्र सरकार को क्लिनिकों के नामों पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि केंद्र सरकार के पैसों से खोले गए केंद्र का नाम आम आदमी क्लिनिक रखकर राज्य सरकार ने ब्रांडिंग नियमों का उल्लंघन किया है। डल्लेवाल को खतरे से बाहर बताने पर सुप्रीम कोर्ट भड़का, कहा रिपोर्ट में ये लाइन हटाइए, बस इतना कहिए कि हालत में सुधार है। फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत 13 मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
इसमें पंजाब सरकार का पक्ष लेकर पहुंचे एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने बताया कि केस में कई सकारात्मक सुधार हुए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि 18 जनवरी को केंद्र ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे और उन्होंने 14 फरवरी को किसानों के साथ मीटिंग निर्धारित की है। इसके बाद डल्लेवाल और अन्य किसानों ने भी चिकित्सा सहायता लेना शुरू कर दिया है। चिकित्सा सहायता के बाद उनकी सेहत में सुधार हुआ है। पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल को प्रदर्शन स्थल के पास बनाए गए अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद जस्टिस कांत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि डल्लेवाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। जब तक वह मानसिक रूप से मजबूत हैं, वह अपने हितों के लिए लड़ सकेंगे। अदालत ने कहा कि डल्लेवाल ने 14 फरवरी को निर्धारित वार्ता में भाग लेने पर सहमति व्यक्त की है। हमें यह भी सूचित किया है कि अन्य किसान नेताओं ने भी अपना उपवास तोड़ दिया है और बातचीत फिर से शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। सभी हितधारक कार्रवाई करने में सक्षम होंगे और राष्ट्रीय हित में जो भी मुद्दे होंगे उन्हें आगे हल करेंगे। जदयू ने मणिपुर की भाजपा सरकार से समर्थन लिया वापस, कहा एनडीए गठबंधन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से नीतीश कुमार की जेडीयू ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। पार्टी का एकमात्र विधायक अब विपक्ष में बैठेगा। हालांकि इससे सीएम बीरेन्द्र सिंह की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नवंबर 2024 में भाजपा सरकार में शामिल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान किया था। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में एनपीपी के 7 सदस्य हैं जो भाजपा सरकार को समर्थन दे रहे थे। भाजपा के पास 32 सदस्य हैं जबकि बहुमत का आंकड़ा 31 है और ऐसे में सरकार को फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। जेडीयू ने कहा है कि समर्थन वापसी के बावजूद केंद्र और बिहार में एनडीए गठबंधन चलता रहेगा। सीआईएसएफ में 1124 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 10वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकाली है। दरअसल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.CISF.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती के लिए 1124 पोस्ट है और आवेदन 3 फरवरी 2025 से शुरू होगा और 4 मार्च 2025 लास्ट डेट है। 100 रुपए इसके लिए फीस है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का दावा, ट्रंप की शपथ में वो मौजूद था। वीडियो जारी किया, कहा प्रेसिडेंट की टीम ने बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार को रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण में देश दुनिया के कई मेहमान और नेता शामिल हुए। इसमें भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी नजर आया। शपथ ग्रहण के दौरान पन्नू ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसका वीडियो भी उसने सोशल मीडिया पर डाला और वीडियो वायरल हो गया। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पन्नू को शपथ ग्रहण के लिए इनवाइट नहीं किया गया था, बल्कि वो टिकट खरीदकर इसमें शामिल हुआ था। हालांकि पन्नू का दावा है कि उसे ट्रंप की टीम ने इनविटेशन दिया था। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ जारी। 979 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन की लास्ट डेट 11 फरवरी। 25 मई को प्रीलिम्स होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा CSE 2025 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस साल 979 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके अलावा यूपीएससी IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉरेस्ट सर्विस के लिए आयोग ने 150 पद विज्ञापित किए हैं। उम्मीदवार नोटिफिकेशन, सिलेबस और परीक्षा पैटर्न upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। सैफ अली खान के घर बयान दर्ज करने पहुंची पुलिस। एक्टर ने अस्पताल पहुंचाने वाले ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की। मां शर्मिला ने शुक्रिया कहा। 15 जनवरी की रात हमले में घायल होने के बाद एक्टर सैफ अली खान ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। 21 जनवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने उसी ऑटो ड्राइवर भजन सिंह से मुलाकात कर शुक्रिया अदा किया। सैफ की मां शर्मिला ने भी सैफ को समय रहते अस्पताल पहुंचाने के लिए शुक्रिया कहा। इधर हमले के 6 दिन बाद बांद्रा पुलिस सैफ अली खान का बयान दर्ज करने उनके घर पर पहुंची। मुंबई पुलिस ने आरोपी शरीफुल को 19 जनवरी की देर रात गिरफ्तार किया था। इस केस की जांच अब सुदर्शन गायकवाड़ की जगह पर अजय लिंगनुरकर को सौंपी गई है। IO को हटाने की वजह नहीं बताई गई है। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर की मौसम गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में बहुत घना कोहरा छा सकता है। 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आज का सुविचार, जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका
का इंतजार कर रही होती हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।